अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, खैरियत से होंगे? तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखें, आप में से जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि कोर्स सही है, लेकिन जो नहीं जानते तो वो ये जान लें कि हर चैप्टर की अपनी डिमांड होती है और चैप्टर 1 जो है वो बेसिक है, फंडामेंटल है। तो उसमें मैं चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, इवन वो पॉइंट जो आपको आता भी है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि चैप्टर 1 सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रॉब्लम्स हैं उसमें, सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से वो आपको लग रहा होगा कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये आपके बेनिफिट का है, ठीक है। और इतना ज़्यादा होने के बाद भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं, तो जिससे मुझे पता चलता है कि उनकी बेसिक कितनी वीक है। तो अगर मैं इसको और तेज़ बढ़ाता पहले चैप्टर को, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होती। और हर न्यूमेरिकल जो बेस्ड है चीज़ें हैं, उनमें देखें कि हमें प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उस प्रैक्टिस की वजह से उसमें टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं या जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम थ्योरी बताते जाएंगे, बातें ख़त्म होती जाएंगी और कोर्स जल्दी कवर होता जाएगा। जैसे सपोज अगर हम कहें कि भाई बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का पेस सबसे ज़्यादा तेज़ जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ थ्योरी है, ठीक है। तो आप तसल्ली रखें और इस इत्मीनान के साथ रहें कि अगर हमने आपको अपने साथ लिया है तो मंजिल पर पहुँचा के ही दम लेंगे। और इस मंजिल का ये मतलब नहीं कि टाइम के बाद मंजिल पे पहुंचाएंगे, टाइम से काफ़ी पहले हम आपका कोर्स पूरा करवाएंगे ताकि आपके पास इनफ टाइम हो रिवीजन करने का, ठीक है। तो अभी आपका टास्क ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, आपका काम है समझना, हमारा काम है पढ़ाना। तो हम अपने काम में कोशिश जारी रखेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझाएं, आप अपने काम में कोशिश जारी रखें कि चीज़ों को समझते जाएं और हल करते जाएं। तो हेडिंग देते हैं हम चैप्टर 2। द 3 states of matter, the 3 states of matter। अब देखिए, यहाँ एक मैटर की डेफिनेशन है कि भाई हर वो चीज़ जिसका मास हो जगह घेरे उसे हम मैटर कहेंगे। ये लिख लेते हैं दोबारा। एनीथिंग हैविंग मास एंड occupying space is known as matter, ठीक है। हर वो चीज जिसका मास हो, जगह घेरे, उसे हम कहेंगे मैटर कहेंगे, ठीक है। और यही मैटर हमें डिफरेंट वैरायटीज में अवेलेबल होता है। वी फाइंड इट इन डिफरेंट वैरायटीज। और इन वैरायटीज में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर की जनरली 5 स्टेट्स हैं: बोस-आइंस्टाइन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। ठीक है। जैसे आप यहां से यूं जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीजेस, और यूं जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब प्लाज्मा इज एट हाईएस्ट एनर्जी। इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं। एंड दिस इज एट लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड,
गैस, ठीक है। प्लाज्मा की भी डिस्कशन हमारे पास नहीं है, बोस-आइंस्टाइन की भी डिस्कशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मैटर के अंदर अगर देखा जाए तो अब देखें हमारा सारा फोकस होगा इसके ऊपर, सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर। मैटर के अंदर देखा जाए तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं। उन पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पार्टिकल्स हैविंग टू प्रॉपर्टीज। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है they have attractive forces। attractive forces होती हैं पार्टिकल्स में। मैटर के जो भी पार्टिकल्स हों they have attractive forces या forces of attraction, सही है। दूसरा they are in continuous motion, ठीक है। दे आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन, वो मुसलसल हरकत में होते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मैटर की अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी है। मींस मैटर के पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, दूसरा वो मुसलसल हरकत में होंगे, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस मोशन में होंगे ये उनका मोशन होगा थर्मल मोशन, और उसमें एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव थर्मल एनर्जी, थर्मल मोशन, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स, ध्यान से सुनना, बड़ा अहम पॉइंट है, ये दोनों पैरामीटर्स वर्क करते हैं एक दूसरे के अपोजिट। थर्मल मोशन, थर्मल एनर्जी और अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे वर्क इन अ अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे। पार्टिकल्स अगर करीब आ जाएंगे तो क्या होगा? उनके अंदर मोशन की गुंजाइश कम होगी, थर्मल एनर्जी कम होगी, ठीक है। और सेम केस अगर हम उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ा दें, उनका मोशन बढ़ा दें, तो क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगी। तो दीज टू पैरामीटर्स डिसाइड्स द स्टेट ऑफ अ मैटर। ये दोनों पैरामीटर्स और इन दोनों पैरामीटर्स की मौजूदगी डिसाइड करती है क्या? कि कौन सी स्टेट होनी है। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? जैसे अगर हम कहें, ध्यान से सुनना भाई, जैसे हम कहें कि पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी, ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आप फैसला करें कि इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी या इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगी, ठीक है, यहां अट्रैक्शन कम होगी। अगर मैं पूछूं कि थर्मल मोशन कहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा। अब देखो यहां और पार्टिकल्स होंगे लगातार और इसके इधर और होंगे। ये मैंने दो पार्टिकल्स उठाए हैं, आप ये समझ लें कि हर दो पार्टिकल्स इस लिक्विड के, इस मैटर के ऐसे ही होंगे, इसके भी ऐसे ही होंगे। तो यहां पर पार्टिकल्स की मूवमेंट के चांसेस क्या हैं? कम हैं। यहां पर पार्टिकल के मूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। तो यही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेट होनी है, अपीयर, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज गोइंग टू अपीयर। थर्मल मोशन तीन तरह के होते हैं, ठीक है। थर्मल मोशन या थर्मल एनर्जी, जाहिर सी बात है एवरी मोशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। अब ये थर्मल मोशन तीन तरह के होते हैं। एक है ट्रांसलेशनल
ट्रांसलेशनल, ठीक है। दूसरा है रोटेशनल और तीसरा है वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला, वाइब्रेशनल मोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस टॉपिक को मैं कहां लेके जा रहा हूं। उसी जगह लेके जाऊंगा जहां ले जाने का हक है हमें, जहां ले जाना चाहिए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट व्हाट कंक्लूजन वी आर गोइंग टू ड्रॉ। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन किसे कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन। याद रखो, जिस के पास वाइब्रेशनल मोशन होगा, जिस भी मैटर के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होगा, उस मैटर के क्या होंगे? पार्टिकल्स की ये जो लोकेशन है या जो पोजीशन है, पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। जैसे ये सॉलिड है, वो जैसे ये पार्टिकल है, ये क्या होगा? ये यहीं पर यूं यूं होता रहेगा, ठीक है, दूर नहीं जाएगा। तो अगर ये यहीं पर होगा, यहां से पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि इसकी एक डेफिनेट साइज हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेट साइज हो जाएगी। अगर ये पार्टिकल यहीं पे रहेंगे, मींस यहां से घूम के ऐसे यूं नहीं आ सकते, या ये पार्टिकल यहां से घूम के यूं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इनकी रिलेटिव पोजीशन वो भी चेंज नहीं हो रही। तो याद रखो, अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पार्टिकल्स के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे अगर ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर द टू पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स यूं यूं नहीं हो सकते, यहीं पे यूं यूं हो रहे हों, इनके बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा हो तो आप कहेंगे कि इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, या ये पार्टिकल्स जिसके अंदर होंगे उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर ये पार्टिकल्स यूं हो जाएं, यूं, तो अब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो अब आप कहोगे ये पार्टिकल्स जिसके अंदर होंगे उनका वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है। और देखें तो थर्मल मोशन मींस टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और अगर पार्टिकल्स की, हाँ एक और पॉइंट, जैसे ये मार्कर यूं है, ठीक है, ये समझ लो ये पार्टिकल्स हैं। अगर ये पार्टिकल्स ऐसे हों, ये पार्टिकल ये यूं यूं हो, तो क्या हो रहा है? एक पार्टिकल दूसरे के गिर्द क्या कर रहा है? यूं। व्हाट इज दिस? दिस इज रोटेशन। तो जब अगर पार्टिकल्स रोटेशन करें, मींस एक दूसरे की पोजीशन चेंज करें, तो क्या होगा? पोजीशन चेंज करने से शेप सेम नहीं रहती। अगर ये यूं हो, ये ना ऐसे हो सके ना ऐसे हो सके, एक ही जगह अगर ये इसको यूं होना पड़े तो ये पूरा यूं हो जाए, तो इसका मतलब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो शेप सेम है। अगर वो अपनी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, मींस वो एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं यूं, तो इसका मतलब उनका शेप सेम नहीं है। तो जहां पर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होगा, ओनली वाइब्रेशनल मोशन, इट लीड्स टू डेफिनेट
साइज, डेफिनेट शेप। ठीक है, दूसरा कौन सा मोशन है? दूसरा मोशन है हमारे पास रोटेशनल मोशन। तो अब आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होते हैं? पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। और याद रखें, अगर ये हम पार्टिकल्स के लिए लेके आए, जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, अगर ये सिर्फ यहां पर यूं वाइब्रेट करते रहते यूं यूं, ठीक है, तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स, जिसके भी पार्टिकल्स होंगे उसकी शेप भी फिक्स रहेगी, साइज भी फिक्स रहेगी। अगर ये पार्टिकल्स यूं एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर सकें तो इसका मतलब क्या है कि अब इसकी शेप सेम नहीं रहेगी। तो रोटेशनल मोशन की वजह से नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप नहीं रहता। जबकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, यूं मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स शेप नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। अवे फ्रॉम वन अनदर। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, अगर ये पार्टिकल्स यहां पर हैं, इफ दे आर एबल टू रोटेट, रोटेट ये कर सकते हैं, तो शेप चली जाएगी। अगर यही पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं तो अब क्या होगा? वॉल्यूम भी चला जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो तीनों पॉइंट्स को अब मैंने कहा था कि हम इसको अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं। कहां अप्लाई करते हैं? पहला हम टर्म लेते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन के लिए लेते हैं हम सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम क्या कहते हैं कि सॉलिड, आप थिंक ऑफ सॉलिड, ये बोर्ड है, मार्कर है, चेयर है, टेबल है, आइस है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, दीज आर व्हाट? सॉलिड्स। तो इस सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड हैं तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था दो पार्टिकल्स के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा थर्मल मोशन। अट्रैक्टिव फोर्सेस और थर्मल मोशन। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं इस तरीके से, तो इफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड तो इसका मतलब क्या है? उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर हाई, या हाईएस्ट कह लें हम। अट्रैक्टिव फोर्सेस हाईएस्ट हो गई, तो अब अट्रैक्टिव फोर्सेस हाईएस्ट हो गई तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अगर पार्टिकल्स दूर नहीं जा सकते, याद रखना, इफ पार्टिकल्स कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो मींस दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा, क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर रोल कर सकते हैं? कैन दे हैव रोटेशनल मोशन? नो। इफ दे डू नॉट हैव रोटेशनल मोशन तो इसका मतलब क्या होगा? शेप इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो जहां पर ये लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि, सवाल देखें, आ गया बड़ा शानदार और जानदार। Which will be fixed if particles can move away from one another easily। अगर पार्टिकल्स
एक दूसरे से दूर चले जाएं तो कौन सी चीज फिक्स होगी? सवाल में शेप, साइज, सी में वॉल्यूम, डी में बी एंड सी, ई में नन ऑफ दीज। बताएं क्या होगा? अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं आसानी से, तो याद रखो पार्टिकल्स अगर दूर चले गए तो वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा तो शेप फिक्स रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो क्या चीज फिक्स होगी? शेप फिक्स होगी, साइज फिक्स होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा? नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको यहां थोड़ा सा टुकड़े में लिख लेते हैं इधर, सही है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड में क्या होता है? ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज ऑब्जर्व्ड। सॉलिड में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन ऑब्जर्व होगा? वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ओनली दिस मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स। ठीक। नंबर 2, लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या हैं? फेयरली क्लोज्ड। पार्टिकल्स फेयरली क्लोज्ड। अब लिक्विड में भी पार्टिकल्स अगर फेयरली क्लोज्ड हैं तो इसका मतलब दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, और जब दूर नहीं जा सकते तो इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन पार्टिकल्स कैन चेंज देयर पोजीशन। पार्टिकल अपनी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर ये पार्टिकल यहां है तो ये घूम के यहां आ सकता है, ये घूम के यहां जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैन चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन। अगर पार्टिकल ने अपनी पोजीशन रिलेटिव चेंज कर दी, रिलेटिव हो गया, यूं मूव कर गया, रोल कर गया, तो इसका मतलब क्या है? नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप नहीं होगी। ठीक है, तो यहां देखें सॉलिड में हमारे पास सिर्फ क्या था? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल एनर्जी। यहां क्या होगा? वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल। वाइब्रेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, और ये किसकी शेप अक्वायर करते हैं? acquires the shape of कंटेनर। कंटेनर की शेप अक्वायर करता है कौन? लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स की शेप क्यों फिक्स नहीं होती? क्योंकि पार्टिकल्स यहां पर अगर रुके रहें, आगे पीछे ना जाए, तो समझ लें शेप फिक्स हो गई। अगर ये पार्टिकल यहां से यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं, पार्टिकल यहीं पे लगा हुआ है, तो दैट इज शेप फिक्स्ड। अगर पार्टिकल यहां से यूं हो सकता है, रोटेट, तो इसका मतलब शेप फिक्स नहीं। ठीक है, ये एम पॉइंट ध्यान में रखो। तीसरा हमारे पास है गैस। अब देखें जब पार्टिकल्स पे वाइब्रेशनल था तो पार्टिकल थोड़ा मूव कर रहे थे, वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल भी आ गया तो अब शेप चली गई। अगर और पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो नाउ व्हाट हैपेंस? पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर जाना शुरू कर देंगे। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले गए तो मींस पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड, और जब वाइडली सेपरेट हो गए तो इसका मतलब नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर किसी का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है तो समझ लो शेप भी नहीं होगा, नो फिक्स्ड शेप। अब यहां पर क्या होगा? वाइब्रेशनल भी था पहले, आगे बढ़े तो रोटेशनल भी आया, अब उसमें तीसरी कौन सी एडिशन हो जाएगी? ट्रांसलेशनल मोशन।
ठीक है, देयर इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो पार्टिकल्स पहले क्लोज थे, सिर्फ याद रखो अ पार्टिकल कैन नॉट बी एट रेस्ट, ठीक है। इसीलिए एक साइंसदान ने कहा है कि रेस्टलेसनेस इज मीनिंगलेस। बड़ा शानदार जुमला है, मैं यहां लिखता हूं कि रेस्टलेसनेस इज मीनिंगलेस। अब इस जुमले को समझाने के लिए काफी तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो थोड़ा सा गौर करें तो बड़ा मजा आएगा आपको कि रेस्टलेसनेस इज मीनिंगलेस। इसका मतलब यह है कि कोई चीज रेस्ट में नहीं है, एवरीथिंग इज इन मोशन। तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, पार्टिकल्स मोशन में होंगे। ये और बात है कि कहीं मोशन थोड़ा होगा, कहीं मोशन ज्यादा होगा, और सबसे जो लीस्ट किस्म का मोशन है दैट इज वाइब्रेशनल। जहां वाइब्रेशनल होगा तो वहां साइज भी होगी, शेप भी होगा। जहां रोटेशनल आ गया, शेप चली गई, साइज होगा। जहां ट्रांसलेशनल आ गया, शेप पहले गई, ट्रांसलेशनल की वजह से साइज भी चली जाएगी। तो सॉलिड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शेप भी होती है, साइज भी होता है। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ साइज होता है, शेप नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स आर स्टार्टिंग टू रोटेट। और ये हो गई गैस। अब देखें, जो भी चीजें हैं, हर चीज का सॉलिड भी हो सकता है, हर चीज का लिक्विड भी हो सकता है, हर चीज का गैस भी हो सकता है, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी इन एवरी स्टेट। लेकिन हमें जर्नली चीज उस स्टेट के हिसाब से याद रहती है जिसको हम देखते हैं या जो आमतौर पे पाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जैसे ही हम सोचेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा सॉलिड। शरबत क्या है, वो लिक्विड। चाय जो आ चुकी है, और काशिफ भाई भी चाय के लिए तैयार हो रहे हैं, तो चाय क्या है, लिक्विड, ठीक है। पेट्रोल लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, गैसेस। तो जो चीज जिस स्टेट में होगी हमारे माइंड में फौरन उसका ये तस्वर आएगा। लेकिन जो गैस है वो सॉलिड हो भी सकता है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम करें हम तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहा जाता है ड्राई आइस, ठीक है। तो आयरन को अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड किस स्टेट में जानते हैं हम उसको, सॉलिड वाली स्टेट में। लेकिन सोडियम क्लोराइड को 801 तक मेल्ट हीट करें तो मेल्ट होकर लिक्विड बना देगा। लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जो हमें तस्वर करते हैं तो वाटर, बर्फ भी हमारे माइंड में आता है, वाटर हमारे माइंड में लिक्विड भी आता है, वाटर हमारे माइंड में वेपर्स भी आता है। तो वाटर इज अ ओनली सब्सटेंस that exist in all three different states under normal conditions, ठीक है। This is the only substance जो normal condition, वाटर हमने आइस भी देखा होगा, एज अ सॉलिड भी देखा होगा, एज अ लिक्विड भी, एज अ गैस भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करें।